अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। सर आज हम अपना एक नया आइज़ा शुरू कर लेते हैं जिसका नाम है रिलेटेड पार्टी। अच्छा, आप बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें रिलेटेड पार्टी के बारे में सिर्फ इतना पता होगा कि पेरेंट और सब्सिडरी आपस में रिलेटेड पार्टी और मैक्सिमम एसोसिएट। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये रहेगा कि भाई हम इस आइज़ा को शुरू करने से पहले ये भी देख लेंगे कि रिलेटेड पार्टी कब होती है, कौन सी होती है। तो मैंने IS-24 की जितनी भी एक्सपेक्ट्स हैं ना वो सब कवर करने हैं। तो पहले तो मैं आपको ये सिखाऊंगा कि रिलेटेड पार्टी होती क्या है, पहली चीज़। और फिर दूसरी चीज़ हम ये करेंगे कि भाई ऑडिटर को रिलेटेड पार्टी की पंचायत होनी क्यों चाहिए। तो अब हम एक ऑर्डर बनाते हैं कि जिस तरीके से हमें ये पढ़ना है और समझना है। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस आयज़ा के आने का ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी जो आयज़ा 550 है रिलेटेड पार्टी का, क्यों वजूद में आया, क्यों ऑडिटर को कहा गया कि आप रिलेटेड पार्टी पे नज़र रखें। आए देखते हैं। भाई वो कहता ये है कि रिलेटेड पार्टी ऑपरेट होती है बड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से, बड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से। सर एग्जांपल दें इसकी। भाई मैंने ये कहा, लेट से एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। मैंने ये कहा कि भाई अगर ये कंपनी ए है, ये कंपनी बी है, आपके लिए जो आप लोगों को आज तक पता है ना, ये पेरेंट है, ये सब्सिडरी है। सही जी, इसने इसको गुड्स बेचे, इसने इसको क्या बेचे, गुड्स बेचे। अच्छा, गुड्स बेच के इसने एक अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट की एक एंट्री बना दी। सही जी, इसके बाद क्या आ गया, गुड्स आ गया। इसने क्या किया होगा, इन्वेंट्री डेबिट की होगी, सही है, और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट किया होगा। ऐसा ही है सर, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट किया होगा XYZ अमाउंट से। ये नॉर्मल ट्रांजैक्शन लग रही है, ऐसा ही है। अच्छा, अब क्योंकि रिलेटेड पार्टी है, ये इस कंपनी को कंट्रोल करता है, ये इस कंपनी को क्या करता है सर, कंट्रोल करता है। तो सारी डिसीजन मेकिंग इस पेरेंट एंटिटी के पास है। सारी बच्चों जो डिसीजन मेकिंग किसके पास है, इस पेरेंट एंटिटी के पास है। अब इस पेरेंट एंटिटी ने किया ये कि भाई अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट कर करके अपनी सेल्स को इन्फ्लेट कर दिया। अपनी सेल्स को क्या किया भाई, इन्फ्लेट कर दिया। अच्छा, सेल्स को इन्फ्लेट करने से हुआ क्या भाई, सेल्स को इन्फ्लेट करने से हुआ ये कि यहाँ पे आ गया प्रॉफिट। अच्छा, यहाँ पे आ गया प्रॉफिट, तो सर डेफिनेटली इस कंपनी की EPS भी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये तो कंसोलिडेटेड बुक्स में एलिमिनेट हो जाएगी ना, होने दो, कंसोलिडेटेड बुक्स में होगी ना। बट क्या मैं ये कह सकता हूँ कि सामने वाली कंपनी को जो इसने अभी गुड्स बेचे हैं, सामने वाली कंपनी को इसने जो अभी गुड्स बेचे हैं, ये जस्ट टू मेक श्योर कि ये प्रॉफिट को ओवर स्टेट कर ले, क्योंकि ये तो सब्सिडरी है ना, इसको गुड्स चाहिए हो या नहीं चाहिए हो, ये तो बोलेगी हाँ भाई मैंने तो सीधी सी बात है इससे गुड्स परचेज किए हैं। और जबकि ऐसा भी हो सकता है कि असल में गुड्स ना बेचे हों, तो सिंपली इसने फेक डॉक्यूमेंटेशन करके वहाँ पे उसको चिपका दिए होंगे। अब रिलेटेड पार्टी के साथ ये करना इसलिए आसान होता है क्योंकि सर आपस में ही रिलेटेड है ना, आपस की कंपनीज है ना, एक ही ओनर है, इसका भी उसका भी। तो सर इट इज़ वेरी इजी कि आप फ्रॉड कमिट कर सकें, इट इज़ वेरी इजी कि आप क्या कर सकें, फ्रॉड कमिट कर सकें। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अच्छा भाई दूसरी चीज़ ये कि मैंने कहा कि भाई ये एक पेरेंट एंटिटी है, ये एक सब्सिडरी है। ऐसा ही है, पेरेंट एंटिटी सब्सिडरी है। पेरेंट एंटिटी ने कहा कि भाई हम जो है ना आपसे सब्सिडरी ऑफिस परचेज कर रहे हैं, ऑफिस परचेज कर रहे हैं, सुनिएगा, ऑफिस परचेज कर रहे हैं। हमने कहा सही है भाई, ऑफिस परचेज कर रहे हैं, ये सब्सिडरी इसको सेल कर रही है ऑफिस। अच्छा, हुआ क्या, ऑफिस की वैल्यू थी कोई 40 मिलियन की, सही है, वैल्यू क्या थी, 40 मिलियन की। पेरेंट ने कहा यार हम तुमसे ये खरीदेंगे, फेयर वैल्यू 40 मिलियन थी, तो पेरेंट ने कहा कि भाई हम तुमसे ये खरीदेंगे 80 मिलियन का। फिर टेक्निकली इस ट्रांजैक्शन का जो सब्सटेंस है, इस ट्रांजैक्शन का जो सब्सटेंस है वो ये है कि टेक्निकली पेरेंट एंटिटी ने सब्सिडरी को लोन दिया है, और ये जो लोन दिया है ना वो टेक्निकली इंटरेस्ट फ्री हो गया। वो टेक्निकली क्या हो गया बच्चों, इंटरेस्ट फ्री हो गया। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि भाई मुझे तो कंपनीज एक्ट ये कहता है कि इन्वेस्टमेंट एसोसिएट या अपनी एसोसिएटेड अंडरटेकिंग से जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन अंडरटेक करेंगे
और उसको कोई लोन दे रहे हैं तो वो इंटरेस्ट फ्री नहीं होना चाहिए, मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल के इक्वल होना चाहिए। अब सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है भाई, जो आप अपनी कॉस्ट बियर करते हैं कंपनी की अपने लैंडर्स को और अपने शेयर होल्डर्स को जो रिटर्न देते हैं उनका एवरेज, यानी डिविडेंड्स ऊपर रखेंगे, इंटरेस्ट ऊपर रखेंगे अगर कोई और बोलेंगे, और डिवाइडेड बाय लोन अमाउंट एंड जो हमारी इक्विटी है उससे। तो आप बोलते हैं ऑन एवरेज मैं अपने जो जिन लोगों से पैसे लिए हुए उनको कितना रिटर्न देता हूँ, कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर कितना रिटर्न देता हूँ, तो मिनिमम तो उतना लो ना ताकि आपकी पूरत तो। पर क्या पेरेंट एंटिटी ने क्या किया, टेक्निकली अपनी सब्सिडरी को सपोर्ट करने के लिए उसको पैसे ऐसे निकाल के दे दिए। तो क्या मैं कह सकता हूँ बच्चों के ये जो मेरी रिलेटेड पार्टीज होती हैं ये इतने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के जरिए ऑपरेट कर रही होती हैं, इट इज़ वेरी इजी टू कमिट फ्रॉड, इट इज़ वेरी इजी टू कमिट फ्रॉड। तो इसीलिए कहा गया कि ऑडिटर साहब आप जब ऑडिट कर रहे होंगे ना तो आप रिलेटेड पार्टी रिलेशंस को समझेंगे कि कौन कौन सी रिलेटेड पार्टी है, पेरेंट सब्सिडरी क्या है भी वो सिखाऊंगा, और दूसरा उनकी ट्रांजैक्शंस को भी समझेंगे जस्ट टू असेस कोई फ्रॉड रिस्क फैक्टर तो नहीं है, जस्ट टू असेस कि कोई फ्रॉड रिस्क फैक्टर तो नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर, यहाँ तक बात समझ आ रही होगी। देखें मैंने आपको अभी ना सिर्फ फ्रेमवर्क बताया, व्हाई डू वी बॉदर अबाउट अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड पार्टी, भाई लॉजिक है उसके पीछे, इसलिए हमें समझना है रिलेटेड पार्टी क्योंकि वहाँ से फ्रॉड आसानी से कमिट हो सकता है। तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि मैं इसको डिटेक्ट नहीं कर पाऊंगा, भाई मैं मेहनत करूंगा, मैं देखूंगा, मैं ऑडिट करूंगा, उसके तरीकाकार है वो सीखेंगे आगे। पर यह समझना जरूरी है कि व्हाई डू वी अंडरस्टैंड रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन, क्यों, क्योंकि फ्रॉड हो सकता है। पहली चीज़ आई होप आपको क्लियर है। तो मैं यहाँ पे रीड करने लगा हूँ पहली चीज़, ये देखिएगा सिर्फ स्क्रीन पे जितना आ रहा है, ऑडिटर शुड ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन दोनों को समझेगा। टू असेस, क्या असेस करने के लिए, वेदर देयर आर एनी फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स और नॉट। अब वो कैसे करेगा वो आगे सिखाता हूँ। तो आई होप आपको ये तो समझ आया ना कि ये एज अ वजूद में क्यों आया है, क्यों ऑडिटर को कहा जा रहा है, क्लियर है। आगे सुनिएगा। फिर मैंने ये कहा कि सर जब उसने पहला ऑब्जेक्टिव आपको बता दिया कि आपने रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप को कौन कौन सी रिलेटेड पार्टी हैं, दूसरा उनसे ट्रांजैक्शंस को समझना है जस्ट टू असेस कि कहीं उसमें फ्रॉड रिस्क फैक्टर तो नहीं, वो भी सीखेंगे आगे कैसे होगा। दूसरी चीज़ वो आपको ये कहता है, सुनिएगा, दूसरी चीज़ आपको ये कहता है आप ये देखो कि जो रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शंस की एग्जिस्टेंस है, बात सुनिएगा, रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शन पता लग गए। अब जो रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शंस की आपकी एग्जिस्टेंस है ना, एग्जिस्टेंस रिलेटेड पार्टी रिलेशन और ट्रांजैक्शन की, उसमें आपको कहता यह है कि भाई आप ये देख लें कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसके होने से ऐसा तो नहीं है कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहे हों, उस ट्रांजैक्शन का सब्सटेंस कुछ और होगा, वो बता कुछ रही हो, रिकॉर्ड कुछ हुआ, जैसे ये एग्जांपल दी मैंने आपको सेल्स वाली, इन सब्सटेंस वो लोन था, घुमा दिया उसको, बेवकूफ़ बनाया शेयर होल्डर्स को। तो दूसरी चीज़ क्या कहता है, दूसरी चीज़ ये कहता है कंक्लूड करें वेदर, पहले ये देखिएगा सिर्फ दूसरे पॉइंट पे फोकस करना है आपने, कंक्लूड करें वेदर एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग एफएस, जो एफएस के अंदर मौजूद है, आर प्रेजेंटिंग फेयर प्रेजेंटेशन एंड नॉट मिसलीडिंग, मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए, ऑडिटर का मकसद ही यही है, ऑडिटर का मकसद ही यही है। और फिर तीसरी चीज़ कहता है कि अगर अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जैसे हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आईएफआरएस है और कंपनीज एक्ट है, दोनों मुझे ये कहते हैं कि भाई रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स और ट्रांजैक्शंस को अप्रोप्रिएटली एफएस के अंदर डिस्क्लोज करो और अकाउंट फॉर करो। तो वो कहता है अगर जिस ज्यूरिसडिक्शन में आप ऑडिट कर रहे हैं और उस ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आपको आपका एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मैनेज, क्योंकि भाई आप तो एंगेजमेंट लेटर में एग्री कराते हो ना, वी विल प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग विद दिस XYZ फ्रेमवर्क। तो अगर वो एग्री करवा चुके हो और वो रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप की अकाउंटिंग के बारे में कहता है अप्रोप्रिएटली रिकॉर्ड करो, डिस्क्लोज करो, तो फिर आपकी बीइंग एन ऑडिटर जिम्मेदारी बन जाती है कि आपने रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स और ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई कर ली हों और आप ये इंश्योर करेंगे वो अप्रोप्रिएटली रिकॉर्ड हो गए हैं और जहां डिस्क्लोजर है वो डिस्क्लोज हो गए हों। आए रीड करते हैं, where the applicable financial reporting framework establishes related party requirements to obtain, फिर ऑडिटर का मकसद क्या हो जाता है, to obtain sufficient appropriate audit evidence about
whether related party relationships and transactions have been appropriately identify हो गई हो, account for हो गई हो और disclose हो गई हो in the financial statements in accordance with the framework. ये सर हमारा था ऑब्जेक्टिव ऑफ रिलेटेड पार्टी, जो कि पता होना बहुत ज़रूरी है कि हम रिलेटेड पार्टी की पंचायत क्यों करते हैं. अगली क्लास में आपको मैं बताऊंगा कि सर रिलेटेड पार्टी होती कौन कौन सी है, और फिर हम इसको आगे लेके चलेंगे कि मुझे कैसे रिस्क असेस करना है, कैसे आइडेंटिफाई करनी है रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स और ट्रांजैक्शन. जज़ाकल्लाह.